बात करेंगे आर्टिकल राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए आर्टिकल 21 की जो लैंग्वेज है वो क्या है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को, यानी कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आर्टिकल 14 में मैंने आपको पढ़ाया था कि व्यक्ति का जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर है, काफ़ी ज़्यादा वाइडर है, और उसमें केवल और केवल सिटीजन्स ही नहीं बल्कि नॉन सिटीजन्स भी आएंगे, उसके अलावा फॉरेनर्स भी आएंगे अगर भारत में है वो तो, और कंपनीज भी आएंगी, लीगल पर्सन्स यानी कि विधिक व्यक्ति भी इसमें शामिल होंगे। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति को, अब देखिए अगर हम बात करें आर्टिकल 21 के क्रक्स की, तो किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण यानी कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये हम पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इतना लिखा हम लोगों ने, यानी कि तब तो फिर प्रॉब्लम आएगी अगर फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करेगा, इफ अ पर्सन कमिट्स एनी ऑफेंस देन ही शैल टेक द इम्यूनिटी ऑफ आर्टिकल 21। वो आर्टिकल 21 के तहत उन्मुक्ति का दावा कर देगा। ही शैल क्लेम द प्रिविलेज ऑफ आर्टिकल 21। वो ये कह देगा कि साहब आर्टिकल 21 में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप लोग खुद सोचिए कि कोई भी व्यक्ति अपराध करने के बाद में बेखौफ सड़क पे घूमेगा, उसे किसी बात का डर नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है अगर उसे अरेस्ट भी किया जाएगा तो अरेस्ट करने का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर देना। यानी कि अरेस्ट का मीनिंग होगा, अरेस्ट मीन्स टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम मूविंग हियर एंड देयर। किसी भी जगह पे आने जाने से व्यक्ति को रोक देना, प्रिवेंट कर देना, और किसी भी व्यक्ति को उसकी पर्सनल लिबर्टी से वंचित कर देना, उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित यानी डिप्राइव कर देना। तो जाहिर सी बात है कि ये आर्टिकल एब्सोल्यूट वे में तो नहीं हो सकता। फिर से आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय, यानी कि ये जो सिवाय शब्द लिखा हुआ है, दिस मेक्स द आर्टिकल 21 क्वालिफाइड। ये आर्टिकल 21 को कैसा बना रहा है, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आर्टिकल 21 को। यानी कि आर्टिकल 21 विच प्रोवाइड्स द राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट इन इट्स वेरी नेचर, रादर दिस सिवाय, दिस वर्ड जो सिवाय है ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आर्टिकल 21 के तहत जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता मिली हुई है, चाहे वो प्राण की स्वतंत्रता हो, प्राण का अधिकार हो या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हो। आर्टिकल 21 में जो सिवाय शब्द है वो आर्टिकल 21 को क्वालिफाइड कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। आगे लिखा गया वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय। अब इसे दूसरे सेंस में पढ़िएगा, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है कब किया जाएगा, जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो, यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हो। तो ये आपके आर्टिकल 21 की वर्डिंग्स हैं। आर्टिकल 21 का में जो लिखा हुआ है वो है, आप इसे फटाफट से लिख। मैं इसके अंदर एक एक वाक्यांश को कवर करने की कोशिश करूंगा। देखिए पर्सन का मीनिंग आप ऑलरेडी जान चुके हैं आर्टिकल 14 में, तो इट इज नीडलेस टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पर्सन because it has already been explained in article 14. So
हम पहले जनरल बात करेंगे। जनरल बात का मतलब होता है कि हम पहले बात करेंगे आर्टिकल 21 में क्या क्या साधारण बातें हैं, और आर्टिकल 21 में जो 2 वाक्यांश है उन वाक्यांश का मीनिंग क्या है। उसके बाद फिर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करेंगे। फिर इसके ऊपर कुछ केसेस हैं, उनको भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो अभी मैं आपसे जनरल बात करने जा रहा हूं आर्टिकल 21 की। देखिएगा, हम लोगों ने जुडिशियल रिव्यू के बारे में देखा था। हम लोगों ने न्यायिक समीक्षा के बारे में देखा था। अगर आपको याद हो तो आर्टिकल 13 में न्यायिक समीक्षा का फिर से मैं मीनिंग बता देता हूं। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि न्यायालय की वह शक्ति जब न्यायालय किसी भी कानून की, संसद द्वारा बनाए गए या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की या सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की समीक्षा करता है या उसका परीक्षण करता है, एग्जामिनेशन करता है, और न्यायालय इस कंक्लूजन पे आता है, न्यायालय यह मानता है कि जो भी विधायिका के द्वारा लॉ बना है या कार्यपालिका के द्वारा जो भी आदेश जारी किया गया है, इनमें से कोई भी या दोनों या तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते होंगे या संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करते होंगे, ओवरराइड करते होंगे। तो ऐसे मामलों में न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करके उस कानून को या उस आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यानी कि न्यायालय की ये आप समझ लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है न्यायालय के पास में, जो उसे संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने में मदद कर रही है। यानी कि इट इनेबल्स द जुडिशरी टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये न्यायालय को संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए उसको इनेबल कर रही है, उसको सक्षम बना रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है जुडिशियल रिव्यू। अब सवाल ये उठता है कि जुडिशियल रिव्यू 2 सेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस में, सीमित सेंस में, और एक ब्रॉडर सेंस में। बहुत ज्यादा ताकत मिल जाएगी जुडिशरी को। तो 2-3 तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस में, जहां पे बहुत ही ज्यादा लिमिटेड सेंस में यूज किया जाएगा, और एक ब्रॉडर सेंस में जहां इसका दायरा बहुत ज्यादा होगा। तो आइए समझते हैं कि लिमिटेड सेंस में कब और ब्रॉडर सेंस में कब इस न्यायिक समीक्षा की शक्ति का न्यायालय इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक वाक्यांश होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, हिंदी में लिख लीजिएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हिंदी में लिख लीजिएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यथोचित न्याय प्रक्रिया। 2 वाक्यांश है, प्लीज राइट डाउन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और यहां पे लिखिएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यथोचित न्याय प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यथोचित न्याय प्रक्रिया, लिख लिया होगा आपने। अब देखिए, ये वाक्यांश जनरली वहां पर यूज किए जाते हैं जहां पे संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत होता है। यानी कि ये वाक्यांश वहां यूज किए जाते हैं जहां, लिख लीजिएगा, जहां सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट का रूल होता है। ये सिद्धांत वहां यूज किया जाता है जहां सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट का यूज होता है। ये बात एब्सोल्यूट नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं।
ये वहां यूज किया जाता है जहां सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहां सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहां संसद की सर्वोच्चता होगी वहां पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और जहां पे संविधान की सर्वोच्चता होगी वहां पर यथोचित न्याय प्रक्रिया। ये दो वाक्यांश हैं, इनका अपना अपना अलग अलग इस्तेमाल। न्यायालय जब न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो वो कितनी शक्ति प्रयोग कर सकते हैं, उनकी शक्ति का दायरा क्या होगा, वो हमें ये दो वाक्यांश बताएंगे। ठीक, अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा। जब न्यायालय, अगर मान लीजिए किसी देश के संविधान में ये वाक्यांश लिखा हुआ है, तो न्यायालय जब न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, जुडिशियल रिव्यू की पावर का यूज करेंगे, तो न्यायालय क्या कर सकते हैं? तो न्यायालय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, यानी कि आप अगर हिंदी मीडियम में हो तो आप हिंदी में लिख लो, कार्यपालिकी आदेश को, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, कार्यपालिकी आदेश को जो मंत्री परिषद ने जारी किया होगा, सरकार ने जारी किया होगा, कार्यपालिकी ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। लेकिन जो संसद ने लॉ बनाए हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं, उन लॉ को ये असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते, उन लॉ को ये असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते। यानी कि जिस देश में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिखा होता है, उस देश में न्यायालय के पास में इतनी शक्ति होती है कि वो सरकार द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं उनकी समीक्षा करके असंवैधानिक तो घोषित कर सकते हैं, मगर अगर संसद ने कोई लॉ बनाया है या राज्य के विधानमंडल ने कोई लॉ बनाया है, तो उस लॉ की संवैधानिकता की जांच, इवन जांच, यानी कि इस लॉ की संवैधानिकता की जांच वहां के न्यायालय नहीं कर सकते। वो सिर्फ ये देख सकते हैं कि जो आदेश जारी किया गया है कार्यपालिका के द्वारा, क्या वह आदेश एज पर लॉ है, क्या वह आदेश संविधान, क्या वह आदेश कानून से संगत है, क्या वह आदेश कानून से कंसिस्टेंट है। इफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर which is promulgated or which is directed or promulgated by the executive, the judiciary has power to examine the executive order in order to make it consistent with the law which is made by the parliament or state legislature। यानी कि कार्यपालिकी आदेश जो जारी किया गया है, क्या वो इस कानून से कंसिस्टेंट है, क्या वो उस कानून से सुसंगत है। अगर ये कार्यपालिकी आदेश कानून से सुसंगत है, तब तो ये कार्यपालिकी आदेश परीक्षण में पास हो जाएगा। अगर ये कार्यपालिकी आदेश कानून से सुसंगत नहीं है तो ये परीक्षण में पास नहीं हो पाएगा। मगर अगर कोई कानून ही ऐसा है जो अपने आप में मनमाना दिखाई पड़ रहा है, अपने आप में आर्बिट्रेरी दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ के न्यायालय इस कानून की संवैधानिकता की जांच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यायालय के पास में इतनी पावर नहीं होगी। अब आइए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में देखिए, यहाँ पे कहा गया कि जिस देश के संविधान में न्यायिक समीक्षा को लेकर ये वाक्यांश लिखा हुआ है, वहां के न्यायालय इतने ताकतवर होते हैं कि वो कार्यपालिकी आदेश की भी जांच कर सकते हैं, कार्यपालिकी आदेश की संवैधानिकता की जांच भी कर सकते हैं, और जिस कानून के तहत ये आदेश जारी किया गया है उस कानून की संवैधानिकता की जांच भी कर सकते हैं। न्यायालय ये देख सकते हैं कि ये कानून कहीं मनमाना तो नहीं, न्यायालय ये देख सकता है, जुडिशरी ये देख सकती है कि ये कानून कहीं मनमाना तो नहीं है। अगर न्यायालय को लगता है कि ये कानून ही मनमाना है, तो न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करके इस कानून को भी असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। यानी कि जिस देश में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिखा होता है, वहाँ की न्यायपालिका ज़्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि वहाँ की न्यायपालिका का उद्देश्य होता है संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना या संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखना।
और ऐसे में न्यायालय चाहे वो कार्यपालिकी आदेश हो चाहे वो कानून हो, दोनों की संवैधानिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की जांच कर सकते हैं। और अगर न्यायालय को लगता है कि ये कानून या सरकारी आदेश मनमाने हैं, न्यायपूर्ण नहीं है, तो न्यायालय ऐसे मामलों में इन कानूनों को या इस सरकारी आदेश को या कार्यपालिकी आदेश को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। तो ये आपने अभी इस वाक्यांश में दो मैंने पॉइंट आपको बताया। पहला कि ये वाक्यांश कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जहाँ पर संसद की सर्वोच्चता होगी वहाँ पर, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ संविधान की सर्वोच्चता होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्यपालिकी आदेश की केवल जांच हो सकती है, और अगर पाया गया कि वो किसी भी कानून के अनुसार सुसंगत नहीं है या कोई किसी भी कानून का उल्लंघन करती है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर देंगे। मगर न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर पाएंगे जिस कानून को वहाँ की विधायिका ने बनाया होगा। यहाँ पर कहा गया कि कार्यपालिकी आदेश को तो कर ही सकते हैं, साथ में उस कानून की संवैधानिकता का परीक्षण भी कर सकते हैं जिस कानून को वहाँ की विधायिका ने बनाया है। तो दोनों ही वाक्यांश में आप ध्यान से देखेंगे ज्यूडिशरी किसमें ज़्यादा पावरफुल है। आप समझ रहे होंगे न्यायपालिका यहाँ पे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, यहाँ पे न्यायपालिका की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं होंगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट भी आप देख लीजिएगा। एक और पॉइंट है कि यहाँ पे नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का, लिख लीजिएगा हिंदी में, नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ पे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन होना जरूरी है। यानी कि यहाँ पे नेचुरल जस्टिस का पालन होना जरूरी है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन होना जरूरी है। अब देखिए, अब इन वाक्यांश को इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं, और आर्टिकल 21 का जो स्कोप बढ़ाया गया उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ये जो आप पढ़ रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ गए तो बढ़िया रहेगा। देखिए, सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, साथ साथ लिखिएगा मेरे, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसे हिंदी में लिख लीजिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हिंदी में लिखिएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को वैसे तो हमने जापान से लिया है, लेकिन इस सिद्धांत का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, पेपर में ये नॉर्मली आपसे अगर कभी पूछा जाए कि ये सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत हम लोगों ने किस देश से लिया है, तो आप आंसर देंगे जापान से। बट अगर इसका जनक किसी को माना गया है तो वो माना गया है ब्रिटेन को। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि दिस इज द फ्रेज, ये एक वाक्यांश है और इस वाक्यांश का मतलब निकालना है हम लोगों को। ठीक, देखिए मैं वापिस से आर्टिकल 21 पढ़ता हूं, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, देखिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण यानी कि उसकी लाइफ, अगर किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी से वंचित किया जाना है, पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाना है, अगर किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाना है, उस केस में क्या होगा, कैसे उसे वंचित किया जाएगा, इस पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक लॉ होना चाहिए,
प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। दूसरे नंबर पे उस कानून को सक्षम विधानमंडल ने बनाया हो, यानी कि उस कानून को लॉ, हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, उस कानून को सक्षम विधानमंडल ने बनाया हो। लॉ शुड हैव बीन मेड बाय कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर। अगर आप इंग्लिश में भी लिखना चाहते हो तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो चीजें आपकी वोकैब जनरल बातें उसे आप दोनों शब्दों, दोनों भाषाओं में लिख लीजिएगा। सबसे पहले एक कानून होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए। दूसरे नंबर पे लॉ जिसने बनाया हो वो सक्षम विधानमंडल होना चाहिए, यानी कि सेकंड नंबर पे सक्षम विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाना चाहिए, सक्षम विधानमंडल। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एक प्रोसीजर होना चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए। और ये प्रक्रिया कहां पर होगी, ये प्रक्रिया उस लॉ के तहत, लॉ के अंदर होगी, इस कानून में होगी। चौथे नंबर पे एग्जीक्यूटिव मस्ट फॉलो द प्रोसीजर। कार्यपालिका उस प्रक्रिया का पालन करेगी, कार्यपालिका उस प्रक्रिया का पालन करेगी। ये है आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब आराम से सुनिएगा, एक कानून होना चाहिए, उस कानून को जिसने बनाया हो उसके पास उस कानून को बनाने की सक्षमता होनी चाहिए। दैट मीन्स कि द लेजिस्लेचर मस्ट बी कॉम्पिटेंट एनफ टू इनैक्ट सच लॉ। तीसरे नंबर पे एक प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया कहाँ पर दी होगी, वो प्रक्रिया कानून में दी होगी, लॉ में दी होगी। और चौथे नंबर पे उस लॉ के अंदर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन कौन करेगा, उस प्रक्रिया का पालन कार्यपालिका करेगी। ये तो मैंने आपको एक स्ट्रेट अवे आई हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज। नाउ अब आपको समझना होगा प्रैक्टिकली क्या मतलब होता है इसका। ठीक, अब आप समझने की कोशिश करिएगा, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखिए, आप सपोज करिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया। हम अपराध मान लेते हैं कि किसी को मारा, तो मारने पे धारा 323 आईपीसी की लगती है, सेक्शन 323। थप्पड़ मारा 323 लग जाएगी। अब हमारे यहां जो क्रिमिनल लॉ है, हमारे यहां जो दांडिक विधियां हैं, क्रिमिनल लॉ, दांडिक विधियां, उन दांडिक विधियों में सबसे पहली है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। आईपीसी बताती है, इसको तजीरात ए हिंद भी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय दंड संहिता का उर्दू नाम क्या है तो आप बोलोगे तजीरात ए हिंद। ठीक, अगर आईपीसी, अब आईपीसी में क्या बताया गया है, आईपीसी में बताया गया है कि अपराध किसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि लूट, तो लूट किसे लूट कहेंगे, किसे रॉबरी कहेंगे, किसे चोरी कहेंगे, किसे रेप कहेंगे, तो वो आपका आईपीसी में। दूसरा, पनिशमेंट भी बताई गई है आईपीसी में, यानी कि ये सब्सटेंटिव लॉ है, ये सारवान विधि है। अब नेक्स्ट आता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीआरपीसी में ये बताया गया है कि अगर जब कभी कोई व्यक्ति एफआईआर करेगा, जब कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो एफआईआर होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करके 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट उसके बाद में, मजिस्ट्रेट से पुलिस कह सकती है कि
हुजूर इसे हमें सौंप दीजिए, तो उस केस में मजिस्ट्रेट रिमांड दे सकता है, रिमांड पे भेज सकता है, उसे पुलिस कस्टडी बोलते हैं, वो 15 दिन की मैक्सिमम हो सकती है। उसके बाद में ये भी हो सकता है कि न्यायालय पुलिस के पास भेजने के बजाय उसे जेल भेज दे, तो जेल को हम लोग जुडिशियल कस्टडी भी कहते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, उसके बाद में उसकी बेल कैसे होगी, उसका बॉन्ड कैसे भरा जाएगा, कभी कभी आपने देखा होगा अपराधी भाग जाते हैं तो उसके बाद में उसमें फिर न्यायालय कुर्की करवाता है, उनके घर पे नोटिस चस्पा करी जाती है तो कुर्की होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि धारा 144 लगा दी जाती है जहाँ का माहौल ठीक नहीं होता है। तो वो सारी प्रक्रिया जो प्रोसीजर है, क्राइम होने के बाद का जो प्रोसीजर है, वो कहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे मेंशन है, वो मेंशन है सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। और ये 1973 में नया लॉ इनेक्ट किया गया था। चल तो ये बहुत पहले से रहा है। अब आइए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखिए, हम बात कर रहे थे किसी ने अपराध किया, और अब सुनिएगा ध्यान से, जब उस व्यक्ति ने अपराध किया तो जब वो अरेस्ट किया जाएगा तो उसे उसकी प्राण और उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जब वो पर्सन अरेस्ट किया जाएगा तब उसको उसके दैहिक स्वतंत्रता से, पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव किया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे उसे वंचित किया जाएगा। तो अभी मैंने बोला एक लॉ होना चाहिए, तो लॉ कौन सा है? लॉ है सीआरपीसी। क्लियर हो गया? सीआरपीसी। और केवल एक लॉ इंडिया में नहीं है, देयर आर एंड नंबर ऑफ लॉस ऑपरेटिंग इन दिस कंट्री। कई सारे कानून हैं जो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं और कई सारे दांडिक कानून भी हैं। मगर अगर हम बात करें सबसे जनरल लॉ की, सबसे साधारण विधि की, तो वो है सीआरपीसी। तो यहां पे मैं सीआरपीसी का ही एग्जांपल लूंगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक कानून हो गया। अब इस कानून को सक्षम विधानमंडल ने बनाया हो तो इस कानून को सक्षम विधानमंडल ने बनाया है। यस, दिस लॉ was enacted by the competent legislature, and in case of India the competent legislature is Indian Parliament at central level and state legislature at state level। तो कानून को सक्षम विधानमंडल ने बनाया है, तो हाँ बनाया है। तीसरे नंबर पे, क्या उस कानून में प्रक्रिया बताई गई है कि किस प्रक्रिया के तहत व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा? तो कहा गया हाँ साहब प्रक्रिया बताई गई है। और प्रक्रिया कहाँ बताई गई है? प्रक्रिया सेक्शन 41 में बताई गई है। किसके? सीआरपीसी के। और सेक्शन 41 क्या है? सेक्शन 41 इज रिलेटेड टू अरेस्ट। अरेस्ट से संबंधित है सेक्शन 41। यानी कि आप ध्यान से देखिए, लॉ है, हाँ लॉ है सीआरपीसी। क्या लॉ सक्षम विधानमंडल ने बनाया है? हाँ लॉ सक्षम विधानमंडल ने बनाया है। क्या उस कानून में कोई प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करेगी? हाँ प्रक्रिया है जो उसको दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करेगी। कहां पर? उसके बारे में सेक्शन 41 में है, 42, 43, कई सारे सेक्शन है। मगर बेसिक सेक्शन अगर हम बात करें अरेस्ट का तो 41 है, सेक्शन 41। आप चाहो तो मत भी लिखो, खाली अरेस्ट लिख लो। अरेस्ट के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। उसके बाद में चौथे नंबर पे जो एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का मतलब क्या होगा? पुलिस। कार्यपालिका का यहां पर क्या मतलब होगा? पुलिस, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। जो पुलिस है क्या वो उस प्रक्रिया को फॉलो करती है जब किसी को अरेस्ट करती है? तो आंसर है कि हाँ फॉलो करती है। यानी कि अगर ये चारों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। तो ये आपका हो गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर हम बात करें प्राण की, लाइफ की, आप जानते ही हो किसी भी व्यक्ति को लाइफ से वंचित करने का मतलब होता है उसे मृत्युदंड दे देना। तो क्या भारत में मृत्युदंड दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण से वंचित किया जा सकता है अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो। तो चलो देख लेते हैं कि क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। नंबर 1, क्या भारत में लॉ है जो व्यक्ति को उसके प्राण से वंचित करेगा? हाँ है, सीआरपीसी है। नंबर 2, क्या उस कानून को सक्षम विधानमंडल ने बनाया था? हाँ बनाया था। नंबर 3, क्या उस कानून में प्रक्रिया बताई गई है जिस प्रक्रिया के तहत किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ से डिप्राइव करना है? हाँ बताई गई है। अगर आपसे पूछे कहाँ बताई गई है तो सेक्शन 354 में बताई गई है।
354 में बताई गई है। 354 में कहा गया है कि व्यक्ति को तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक उसकी मौत ना हो जाए। 354 में बताया गया है ये 354 किस कानून की सेक्शन है? ये CRPC की है। और चौथे नंबर पे कार्यपालिका उस प्रक्रिया का पालन करेगी, किस प्रक्रिया का? उस प्रक्रिया का जो इस कानून में मेंशन है, तो हाँ करेगी। अगर ये चारों बातें पूरी हो जाती हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ से डिप्राइव कर सकते हो। ये है आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मीनिंग। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे मैंने कहीं पर भी नहीं बोला कि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैंने कहीं पर भी नहीं बोला कि प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए। प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, ऐसी के बारे में न्यायालय डिसीजन नहीं ले सकता। सवाल ये उठता है कि प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए या कानून कैसा होना चाहिए, तो हम ये बात पूछ ही नहीं सकते हैं कि प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए या प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि अगर कानून मनमाना बना है, प्रक्रिया मनमानी बनी है, तो भी न्यायालय इस कानून की संवैधानिकता की जांच नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वाक्यांश क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अभी मैंने बताया था इस वाक्यांश के तहत न्यायालय के पास में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए सीमित शक्ति होती है। इसलिए ये कानून कैसा भी हो, ध्यान रखिएगा, ये कानून कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये कानून मनमाना हो? हाँ मनमाना हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये प्रक्रिया मनमानी हो सकती है? हाँ हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाक्यांश के तहत हम ये कह ही नहीं सकते कि प्रक्रिया या कानून ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए, आप जानते ही हो कि अगर मान लीजिए कि किसी दो व्यक्ति का मामला किसी न्यायालय में पहुंचा और सामने जज क्या कर रहा है? जज एक ही पक्ष को सुन रहा है, दूसरे पक्ष को सुन ही नहीं रहा है और जज ने अपना निर्णय दे दिया। तो क्या आपको लगता है कि ये नैसर्गिक रूप से, ये नेचुरली करेक्ट है? इसमें तो नेचुरली हमें फ्लॉज दिखाई पड़ रहे हैं, नेचुरली कमियां दिखाई पड़ रही। क्यों? क्योंकि जब तक आप दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय नहीं दोगे तब तक आपने न्यायिक कार्रवाई को सही से किया ही नहीं, यानी कि आपने न्यायिक कार्रवाई को मनमाने रूप से किया। उसके बाद में मान लीजिए कि किसी का मामला न्यायालय पहुंचा और जिस व्यक्ति का मामला न्यायालय पहुंचा था वही व्यक्ति न्यायाधीश बनकर बैठा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो अपने ही मामले में जब वो निर्णय सुनाएगा तो अपने फेवर में सुनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, इतना बड़ा तो सत्यवादी कोई है ही नहीं। तीसरे नंबर पे मान लीजिए कि न्यायालय ने कोई आदेश दिया और जो व्यक्ति पीड़ित था, यानी कि जो केस हारा, वो न्यायालय से आदेश की कॉपी मांग रहा है, लेकिन न्यायालय उस व्यक्ति को आदेश या जजमेंट नहीं दे रहा है और वो आधार भी नहीं बता रहा है जिस आधार पर उस कोर्ट ने डिसीजन दिया है। यानी कि इसमें भी हमें नेचुरली फ्लॉज दिखाई पड़ रहे हैं, कमियां दिखाई पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी भी आधार के बेसिस पर कोई डिसीजन दिया है तो यू मस्ट कम्युनिकेट द डिसीजन टू द अग्रीव्ड पार्टी। आप पीड़ित पक्ष को अपना निर्णय दो, अपना निर्णय का कॉपी दो, या वो आधार स्पष्ट करो ऑन द बेसिस ऑफ विच डिसीजन वाज गिवन, जिसकी बेसिस पर तुमने निर्णय दिया है। तो इन तीनों को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी नैसर्गिक न्याय की अवधारणा। तो अभी मैंने बोला कि इसमें कानून कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून मनमाना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून या प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय को फॉलो करती हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय को फॉलो नहीं भी कर रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल और केवल कानून होना चाहिए, उस कानून में प्रक्रिया होनी चाहिए और कार्यपालिका उस प्रक्रिया का पालन करेगी, बस इतना होना चाहिए। अगर इतना हो गया है तो आप इस वाक्यांश के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं। ये हो गया मीनिंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का। आपने लिख लिया होगा, ये मैंने हिंदी में भी बोल दिया था। अब आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसके अगेंस्ट में मैं आपको दूसरा समझाने जा रहा हूं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लिख लीजिएगा इसको, इसी के नीचे लिखिएगा हेडिंग बनाकर, यथोचित न्याय प्रक्रिया।
यथोचित न्याय प्रक्रिया, यथोचित न्याय प्रक्रिया। यथोचित न्याय प्रक्रिया में मैंने अभी आपको बताया कि ये वाक्यांश उन राज्य व्यवस्थाओं में होगा जो संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मानती हैं, जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हैं, वहां पर ये वाक्यांश या फ्रेज आपको दिखाई पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि जिस पॉलिटी में या जिस पॉलिटी के जिस राज्य व्यवस्था के संविधान में ये वाक्यांश लिखा होगा, इसका मतलब होगा कि न्यायपालिका के पास में इतनी शक्ति है कि वो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकती हैं और उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकती हैं। तो आइए समझते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब होगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आप लोग अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख लीजिएगा, यथोचित न्याय प्रक्रिया, यथोचित न्याय प्रक्रिया या विधि की उचित प्रक्रिया। ड्यू का मतलब ही होता है उचित, या विधि की उचित प्रक्रिया, या विधि की उचित प्रक्रिया, या विधि की विधिवत प्रक्रिया, विधि की विधिवत प्रक्रिया। इंग्लिश में से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही कहा जाता है। देखिए, अगर किसी देश, जैसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण, उसकी स्वतंत्रता और संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के, यानी सिवाय यथोचित न्याय प्रक्रिया के। इसका मतलब अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिखा हुआ है। तो आइए समझते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। नंबर 1, सबसे पहले लॉ होना चाहिए, जैसे आपने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में लिखा था, बिल्कुल वैसे कॉपी करते चले जाइएगा। सबसे पहले कानून होना चाहिए। नंबर 2, उस कानून को कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ने बनाया हो। कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर का मतलब अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर का मतलब होता है सक्षम विधानमंडल, यानी कि जिसने लॉ बनाया है वो केपेबल है लॉ बनाने के लिए, उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी हुई है कि वो लॉ बना सकती है, यानी कि कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है। नंबर 3, उस लॉ में प्रक्रिया होगी, यानी कि उस लॉ में प्रक्रिया होगी, यानी कि उस कानून में प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर ही व्यक्ति को उसके प्राण, उसकी लाइफ, उसकी लिबर्टी, उसकी स्वतंत्रता और उसकी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी से वंचित करेगा, डिप्राइव करेगा। नंबर 4, एग्जीक्यूटिव मस्ट फॉलो द प्रोसीजर। आगे आप लिख चुके हो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में कार्यपालिका उस प्रक्रिया का पालन करेगी। कार्यपालिका उस प्रक्रिया का पालन ऐसे करेगी जिस तरह उस कानून में बताया गया है, यानी कि कार्यपालिका उस प्रक्रिया का पालन कानून के अनुसार करेगी, उस लॉ के अनुसार करेगी। एग्जीक्यूटिव मस्ट फॉलो। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये तो हो गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अभी आपने जस्ट पीछे देखा, एक कानून होना चाहिए, सक्षम विधानमंडल द्वारा वो कानून बनाया हुआ होना चाहिए, यानी कि कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ने वो लॉ बनाया हो। एक प्रक्रिया होगी, ये प्रक्रिया कहाँ होगी? ये प्रक्रिया इस कानून में होगी, और इस प्रक्रिया का पालन कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण से वंचित करने के लिए या उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कार्यपालिका उस प्रक्रिया का पालन करेगी, यानी कार्यपालिका उस प्रक्रिया का पालन उस कानून के अनुसार करेगी, यानी उस कानून में लिखा गया होगा कैसे करना है तो वैसे करेगी। अब ध्यान से देखेंगे, ये बन गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर हम इसी में एक पॉइंट और ऐड कर दें, यानी कि लिखिएगा साथ साथ में, प्रोसीजर जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, कॉमा, फेयर एंड रीजनेबल।
अब यहां पे प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, तो यहां पे बताया गया कि प्रक्रिया न्यायपूर्ण होनी चाहिए। नंबर 2, प्रक्रिया दोष रहित होनी चाहिए। नंबर 3, प्रक्रिया उचित होनी चाहिए या प्रक्रिया युक्ति युक्त होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि प्रक्रिया न्यायपूर्ण होनी चाहिए, प्रक्रिया दोष रहित होनी चाहिए, प्रक्रिया युक्ति युक्त होनी चाहिए। यानी कि यहां आप कह सकते हो कि प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो प्रक्रिया यानी कि ये जो प्रक्रिया होगी इसमें जस्टिस होना चाहिए, जस्ट प्रोसीजर होना चाहिए, फेयर प्रोसीजर होना चाहिए और रीजनेबल प्रोसीजर होना चाहिए। यानी कि इन तीनों को मिला के आप कह सकते हो कि प्रोसीजर मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी कि प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। ये आपका एक लास्ट 5वां पॉइंट बनेगा, जो कि हमारे कहां पर नहीं था, जो कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में। क्योंकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में यू कैन नॉट आस्क कि ये कानून में नेचुरल जस्टिस है या नहीं है, यानी कि लॉ कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन आप उस वाक्यांश में पूछ ही नहीं सकते। लॉ मनमाना होना चाहिए, तो लॉ मनमाना हो सकता है, लॉ दोषपूर्ण भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, लॉ दोषपूर्ण भी हो सकता है, अनफेयर भी हो सकता है, लॉ अनजस्ट भी हो सकता है, लॉ अनरीजनेबल भी हो सकता है। मगर जब आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करेंगे तो वहां पर न्यायालय ये देखेगा, न्यायालय केवल ये नहीं देखेगा कि कार्यपालिका ने प्रक्रिया को फॉलो किया या नहीं किया है ना, न्यायालय ये देखेगा कि ये जो प्रक्रिया है, जो उस कानून के अंदर स्पेसिफाइड है, जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जस्ट फेयर और रीजनेबल है। अगर न्यायालय को लगता है कि प्रक्रिया जस्ट फेयर और रीजनेबल नहीं है, तो न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगा। ये है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो आप चाहो तो केवल लास्ट पॉइंट लिख लेना ये वाला, बाकी आप अपने आप से बाद में कॉपी कर लीजिएगा। ये एग्जैक्ट मीनिंग है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी बन सकती है, वो ये हो सकती है कि अगर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में यहाँ पे लिख देते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, डीपीएल लिख देते हैं। डीपीएल का मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत माइनस कर दें, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ऐड कर दें, तो ये आ जाएगा यथोचित न्याय प्रक्रिया। यानी कि यथोचित न्याय प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में जो अंतर दिखाई पड़ रहा है, वो अंतर दिखाई पड़ रहा है जस्ट फेयर और रीजनेबल का। अगर कोई भी प्रक्रिया जस्ट फेयर और रीजनेबल है, तो ये माना जाएगा कि वहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा का इस्तेमाल खूब जमकर कर सकते हैं और बहुत ही ब्रॉडली कर सकते हैं। वो ऐसे कानूनों की भी समीक्षा कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वो कानून किसी फंडामेंटल राइट का या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन का वायलेशन कर रहा है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। यानी कि ये दो वाक्यांश मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में, दैट व्हाट वाज रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इट वाज interpreted initially just after the commencement of the Indian Constitution, and what were the later developments that took place after 1950, and what are the chronology of cases of the Supreme Court which are
pertaining to the Article 21 and which left a direct impact on the Article 21 of Indian Constitution. आइए बात करते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में, भारतीय संदर्भ में क्या मामला है। देखिए इंडियन कंटेक्स्ट में आप ध्यान से इसको सुनिएगा। अगर हम बात करें इंडियन कंटेक्स्ट में तो आप जानते ही हो कि आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 में आज भी लिखा हुआ है। तो लेकिन यहाँ भारत की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी विवादित है। विवादित ऐसे है क्योंकि आप आर्टिकल 13 में न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति दे रहे हो, और न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस हद तक दे रहे हो। आर्टिकल 13 याद करिए, आर्टिकल 13 के 2 में क्या लिखा हुआ था कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, और आर्टिकल 13 के 3 में कानून की परिभाषा हमने आपको बताई थी कि ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डर होता है, बाई लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं और यूसेज होते हैं। ये लॉ का एक मीनिंग था। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो संविधान संशोधन अधिनियम होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, उन्हें हम आर्टिकल 13 के 3 के तहत लॉ के दायरे में नहीं रखते, मतलब वो लॉ की परव्यू से बाहर होते हैं। इसका मतलब आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो न्यायालय के पास में इतनी शक्ति तो है ही कि न्यायालय किसी भी कानून को समाप्त कर सकते हैं अगर न्यायालय को ये लग गया कि ये कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, और लिखा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये विवादित स्थिति, ये अपने आप में कह सकते हो कंट्रास्टिंग फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हुआ क्या, 1950 में एक केस आया था। उस केस का नाम था AK गोपालन। प्लीज राइट डाउन दिस केस, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य, उस समय तमिलनाडु था नहीं, तो मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में जब ये केस बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि ये कम्युनिस्ट लीडर थे, इनके बारे में कभी और डिटेल में डिस्कशन होगा। ये कम्युनिस्ट लीडर थे और इनके ऊपर उस समय का कानून लगाया गया था, वो था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। इनको निवारक निरोध कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया था। मैं भी आर्टिकल 22 में निवारक निरोध कानूनों के बारे में बताऊंगा। निवारक निरोध कानूनों के बारे में, निवारक निरोध कानूनों में यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी और कहा था कि हमें मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया गया है और जिस कानून से के तहत गिरफ्तार किया गया है वो कानून मनमाना है। तो न्यायालय ने क्या किया था, न्यायालय ने जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। न्यायालय ने कहा था कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसका वही मीनिंग निकाला जाएगा जो उसका मीनिंग निकलता है। यानी जब न्यायालय ने AK गोपालन के केस में इस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश की व्याख्या की, तो न्यायालय ने कहा कि जो इसका मीनिंग निकलता है हम इसका वही मीनिंग लगाएंगे। अब आप सोचो मीनिंग क्या निकलता है, तो आप खुद इतने काबिल हो चुके हो। अभी मैंने आपको बताया कि मीनिंग इसका प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मीनिंग क्या निकलता है। क्या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के मामले में न्यायालय कानून का गला पकड़ सकता है? तो आंसर होगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि जो कानून था जिसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया था, न्यायालय ने उस कानून की संवैधानिकता का परीक्षण करने से मना कर दिया। समझ में आ गया आपको? न्यायालय ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत जो प्रोसीजर था और जो प्रोसीजर AK गोपालन को जिस प्रोसीजर के तहत गिरफ्तार किया गया था, न्यायालय ने उस प्रोसीजर यानी कि उस कानून की संवैधानिकता का परीक्षण एग्जामिनेशन करने से मना कर दिया। न्यायालय को लगा कि हमारे देश में तो लिखा हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो हमारे पास इतनी शक्ति कहाँ से आ जाएगी कि हम किसी कानून की संवैधानिकता का परीक्षण कर लें। तो न्यायालय ने संविधान में जो वाक्यांश लिखा हुआ है इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकाला, जो मीनिंग इसका निकलता है। उसके बाद में फिर आगे चल के 1978 में दूसरा केस आया, उसका भी नाम लिखिएगा मेनका गांधी का केस। मेनका गांधी लिख लीजिएगा, मेनका गांधी का केस। मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ, मेनका गांधी का केस। इस केस में न्यायालय ने इसी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का लिबरल इंटरप्रिटेशन कर डाला।
लिबरल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है वाइडर इंटरप्रिटेशन। वाइडर इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि उसकी जो व्याख्या करी न्यायालय ने वो बहुत ही ज़्यादा स्कोप लेकर करी, बहुत ही ज़्यादा वाइडर स्कोप रखकर करी। और न्यायालय ने मेनका गांधी के केस में ये कहा कि ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत में लिखा हुआ है, ये लिखा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है मगर इसका मीनिंग निकलेगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से। लिखा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है मगर इसकी जब व्याख्या करी जाएगी तो व्याख्या करके इसका जो मीनिंग निकाला जाएगा, व्याख्या करके इसका जो मीनिंग निकाला जाएगा वो वही मीनिंग निकलेगा जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का निकलता है। यानी कि न्यायालय ने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास में इतनी शक्ति है कि हम किसी भी कार्यपालिकी आदेश की तो जांच कर ही सकते हैं, किसी भी कानून की जांच कर सकते हैं। अगर उस कानून में जो प्रक्रिया है वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल नहीं है तो हम उस कानून के उस हिस्से को खत्म कर सकते हैं। ये न्यायालय ने 1978 के मेनका गांधी केस में कहा था। और इसी केस के बाद से, यानी 1978 के बाद से जो आर्टिकल 21 का स्कोप था, आर्टिकल 21 का स्कोप था बहुत ज़्यादा वृहद हो गया। वृहद का मतलब होता है वाइडर होना, ब्रॉडर होना। इसका जो आर्टिकल 21 का जो स्कोप था 1978 के बाद में बहुत ज़्यादा वाइडर हो गया और बहुत ज़्यादा इसका ब्रॉडर स्कोप हो गया, वृहद स्कोप हो गया, इसका क्षेत्र बहुत फैल गया। उसके बाद में न्यायालय ने कई सारे केसेस में कई सारे राइट्स डिस्कस किए। और जैसे इसमें न्यायालय ने कहा कि केवल जीने का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। गरिमापूर्ण का मतलब होता है डिग्निफाइड लाइफ। उसके बाद में न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार, उसके बाद में खाने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, सोने का अधिकार, कई सारे अधिकारों को आर्टिकल 21 ने जन्म दिया। और आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1978 में आर्टिकल 21 के तहत कई सारे राइट्स को जन्म दिया और उनको कहा जाता है इन्फर्ड राइट्स। इन्फर्ड राइट का मतलब होता है कि उन्होंने अपना जो स्रोत पाया वो आर्टिकल 21 से पाया। आर्टिकल 21 के क्षेत्र को इतना ज़्यादा विस्तारित, इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया, जैसे स्वच्छ पानी का अधिकार, स्वच्छ हवा का अधिकार, उसके बाद में सोने का अधिकार, उसके बाद में गरिमापूर्ण तरीके से मृत्यु का अधिकार, ये भी रिसेंटली आया है। उसके बाद में अपनी मनपसंद शादी करने का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। तो कई सारे राइट्स को उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 21 के तहत, जैसे अगर मैं करंट की बात करूं तो निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत आ गया, निजता का अधिकार। उसके बाद में अगर आप और करंट में आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था, कॉमन कॉज के केस में कहा था कि गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। उसके बाद में कई लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट को चैलेंज किया, मृत्युदंड को चैलेंज किया, मगर उच्चतम न्यायालय ने बच्चन सिंह के केस में मृत्युदंड की संवैधानिकता को बनाए रखा, बरकरार रखा। उच्चतम न्यायालय का कहना था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो होता है वो नियम होना चाहिए और मृत्युदंड जो होता है वो अपवाद होना चाहिए। तो कई सारे केसेस हैं जिसके ऊपर उच्चतम न्यायालय ने अपना मत दिया। तो ये आपका आर्टिकल 21 में सबसे पहले क्या इंडियन कंटेक्स्ट में क्या कहा गया, उसके बाद में 50 का केस, उसके बाद में 78 का मेनका गांधी का केस, उसके बाद में मैंने आपसे कुछ राइट्स डिस्कस किए। उन राइट्स को आप याद रखिएगा, पेपर में पूछ लेता है। और इस पर हमेशा करंट स्थिति पर आप नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि इस आर्टिकल 21 के तहत राइट्स आते रहेंगे और वो राइट्स आपके कहीं ना कहीं करंट इश्यूज में। आर्टिकल 21A की, आर्टिकल 21A, ये आर्टिकल, इसे शिक्षा का अधिकार कहते हैं। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसमें सबसे पहली बात तो ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। इट वॉज नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, रादर इट वॉज इंसल्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 86th अमेंडमेंट एक्ट। 86th अमेंडमेंट 2002, ये भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से ऐड किया गया था। और न्यायालय ने 1992 में एक केस आया था, मोहिनी जैन का केस। उस केस में न्यायालय ने
शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया था किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में। उसके बाद में सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ने लगा और 2002 में आप जानते ही हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट किया था और 86th अमेंडमेंट का प्रभाव 3 जगह पे पड़ा था। एक फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 45 की लैंग्वेज बदली गई थी और तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी में 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई थी जो कि शिक्षा से संबंधित थी। तो 86th अमेंडमेंट, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 86th अमेंडमेंट का प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ा, तो मौलिक अधिकारों में पड़ा। मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्वों में पड़ा, उसमें आर्टिकल 45 जोड़ा नहीं गया, 45 तो पहले से था। 45 की लैंग्वेज चेंज करी गई थी और मौलिक कर्तव्य में जब मौलिक कर्तव्य आए थे तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे। उसके बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86th अमेंडमेंट 2002 से। तो ये जो आर्टिकल 21A है ये क्या कहता था? ये कहता है कि जो बच्चे 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के हैं उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये वाक्यांश यूज किया गया है, निशुल्क और फ्री, लिख लीजिएगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन राज्य देने का प्रयास करेगा। यानी कि ये आपका फंडामेंटल राइट हो गया। और आप जानते ही हो कि 21A जब शिक्षा का अधिकार आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा एक्सप्रेस रूप से लिखा गया। उसके बाद में 2009 में एक एक्ट बना था जिसका नाम था राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये एक्ट बना और इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया कि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए सर्टेन परसेंटेज की सीटें रिजर्व करी जाएंगी। यानी कि ये आपका शिक्षा का अधिकार को उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था जब 1992 में मोहिनी जैन का केस आया था तो उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अगर आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं या कोई बच्चा शिक्षा से वंचित हो रहा है तो उस केस में वो गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता। यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, यानी कि इन ऑर्डर टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, शिक्षा होनी जरूरी है। द एजुकेशन इज एसेंशियल पार्ट। तो ये आपका हो गया आर्टिकल 21A। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 देखिए, आर्टिकल 22 है, लिख लीजिएगा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, अरेस्ट, गिरफ्तारी या निरोध, डिटेंशन, निरोध से संरक्षण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण, और ये लीस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। ये नॉर्मली पेपर में नहीं पूछा जाता, कम पूछा जाता है, ठीक है। फिर भी आप लोग उसको देख लीजिएगा कायदे से, कहीं ऐसा ना हो पेपर में आ जाए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 20 अपराधियों के लिए था, अभियुक्त के लिए था, एक्यूज्ड के लिए था। उसी के बाद में हम लोग ने फिर देखा आर्टिकल 21 में, बहुत ध्यान से सुनेगा, मैं यहाँ पर 21 और 22 का रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ। आर्टिकल 21 में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। यानी कि अगर लॉ बना है
और प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को कार्यपालिका ने फॉलो किया है तो किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है। यानी कि यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि हमने जो आर्टिकल 21 में प्रोसीजर बोला था, बहुत रिलैक्स होकर सुनिएगा, मैं लिंकिंग बताना चाह रहा हूँ 21 और 22 की। हमने जो आर्टिकल 21 में प्रक्रिया की बात की थी कि प्रक्रिया, मेनका गांधी के केस में न्यायालय ने बोला कि प्रक्रिया जस्ट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए। तो जो प्रक्रिया की बात की जा रही है आर्टिकल 22 में, उस प्रक्रिया, वो जो आर्टिकल 21 में जिस प्रक्रिया की बात की जा रही है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसमें वो विशेषताएं होनी चाहिए जो आर्टिकल 22 में दी हुई है। यानी कि आर्टिकल 22 में कुछ राइट्स दिए गए हैं अभियुक्त को, अपराधी को। अपराधी तो नहीं बोलना ठीक रहेगा, अभियुक्त बोलना ठीक रहेगा, एक्यूज्ड बोलना ठीक रहेगा, क्योंकि अपराधी पर जब अपराध सिद्ध हो जाता है तो वो अभियुक्त बन जाता है दोषसिद्ध। दोषसिद्ध का मतलब होता है कन्विक्टेड। तो अभी मैं यहाँ पर एक्यूज्ड ही बोलूंगा, बेटर रहेगा। तो मैंने बोला कि आर्टिकल 21 में जिस प्रोसीजर की बात की गई है कि प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, तो उस प्रक्रिया में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, वो विशेषताएं आर्टिकल 22 में दी गई हैं। तो आर्टिकल 21 और 22 को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है कि 22 में क्या बताया गया है, तो देखिएगा जरा। 22 में कहा गया है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब यहां सवाल उठता है, गिरफ्तारी को तो आप जानते ही हो, अरेस्ट कहा जाता है। अरेस्ट, जल्दी से एक छोटा सा चार्ट बनेगा, बना लीजिएगा। अरेस्ट या डिटेंशन, डिटेंशन, अरेस्ट या डिटेंशन, गिरफ्तारी या निरोध, गिरफ्तारी या निरोध, अरेस्ट, अरेस्ट गिरफ्तारी या निरोध डिटेंशन, गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण। अब देखिए, जो गिरफ्तारी या निरोध की बात की गई तो दो तरीके का होता है, देखिएगा जरा। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, हिंदी में लिखिएगा साथ साथ दंडात्मक निरोध, प्यूनिटिव डिटेंशन, दंडात्मक निरोध, दंडात्मक निरोध, प्यूनिटिव डिटेंशन। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध। आप लोग हिंदी में लिखिएगा साथ साथ निवारक निरोध। यहाँ पे आएगा दंडात्मक निरोध और वहाँ पे आएगा निवारक निरोध, दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध। दंडात्मक निरोध का मतलब होता है कि, लिख लीजिएगा, दंडात्मक निरोध में लिखिएगा साधारण 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 आपराधिक कानूनों में गिरफ्तारी। लिख लीजिएगा इसके अंदर साधारण साधारण आपराधिक साधारण आपराधिक कानूनों में गिरफ्तारी, साधारण आपराधिक कानूनों में गिरफ्तारी, साधारण आपराधिक कानूनों में गिरफ्तारी। यहां पे लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा विशिष्ट, विशिष्ट निवारक, निवारक निरोध अधिनियमों में गिरफ्तारी, विशिष्ट, विशिष्ट निवारक निरोध अधिनियमों में गिरफ्तारी। डिटेंशन, इंग्लिश में लिख लीजिएगा डिटेंशन, डिटेंशन अंडर स्पेसिफिक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, डिटेंशन अंडर स्पेसिफिक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। अब देखिए, समझिएगा, ये जो दंडात्मक निरोध है, दो तरीके का निरोध होता है, यानी कि दो तरीके की परिस्थितियों में गिरफ्तारी हो सकती है। एक होता है दंडात्मक निरोध, एक होता है निवारक निरोध। दंडात्मक निरोध का मतलब होता है कि आपने अपराध कर दिया और अपराध करने के बाद में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी कि उस अपराध के लिए आपको दंड दिया जा रहा है, तो वो होगा दंडात्मक निरोध। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो 323 लगेगी, उसमें गिरफ्तारी। यानी कि भारत के साधारण, साधारण का मतलब होगा जनरल
क्रिमिनल लॉज में गिरफ्तारी, यानी कि अपराध करने के बाद में गिरफ्तारी, ताकि इससे दो चीजें हो सकती हैं। पहला कि आपको सजा मिले, आप पनिश हो, दूसरा आप अपराध जेल के अंदर रहेंगे तो अपराध को अंजाम उस समय तक तो नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब प्यूनिटिव दंडात्मक निरोध का मतलब होगा साधारण आपराधिक कानूनों में गिरफ्तारी। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है जो कोई व्यक्ति इन कानूनों में गिरफ्तार होता है तो ये कहा जाता है कि या तो उस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अपराध माना गया है, या इसमें अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि यहां पर अपराध करने के बाद गिरफ्तारी होगी और यहां पर अगर गिरफ्तार किया गया है तो अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिससे कि निवारक शब्द है, निवारक का मतलब होता है, प्रिवेंटिव का मतलब होता है जिससे कि अगर वो व्यक्ति पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, बिना अपराध के गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वो व्यक्ति अपराध ना कर पाए। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपराध कारित करने से रोकने के लिए, किसी भी व्यक्ति को ऑफेंस कमिट करने से रोकने के लिए इन कानूनों के तहत गिरफ्तारी होती है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्यूनिटिव में क्या क्या होगा और प्रिवेंटिव में। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इनका बड़ा विरोध होता है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। क्यों? देखिए, इसकी जो इतिहास है निवारक निरोध का जो इतिहास है वो सबसे पहले अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए वो क्या किया जाता था, इस कानून के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जाता था। तो पहला कानून बना था 1818 में, 1818 का कानून था और उसका नाम था बंगाल प्रिजनर्स रेगुलेशंस, यानी कि बंगाल रेगुलेशन भी कहा जाता है इसको। 1818 में लॉ बनाया था अंग्रेजों ने। ये भी कानून कैसा था, इस कानून की प्रकृति कैसी थी, इस कानून की प्रकृति भी ऐसी थी कि बिना अपराध किए गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिससे कि वो व्यक्ति गिरफ्तार ना कर पाए। उसके बाद में 1939 में एक लॉ बना था इंडिया में, उसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट उसका नाम था, और ये भी अंग्रेजों ने बनाया था स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए। ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था। लेकिन उसके बाद में जब भारत का संविधान बनना स्टार्ट हुआ तो ये बहस छिड़ गई। बहस ये थी कि क्या इन कानूनों को रखा जाए या इन कानूनों को हटा दिया जाए। तो कई लोग तो इसके विरोध में थे कि साहब ये कानून नहीं होने चाहिए, ये कानून तो बहुत ज़्यादा गैर लोकतांत्रिक हैं। लेकिन कुछ लोग इसके पक्ष में थे कि इन कानूनों का होना ज़रूरी है। और सवाल ये उठता है कि इन कानूनों का होना क्यों ज़रूरी है, इन कानूनों का होना क्यों ज़रूरी है। इन कानूनों का इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि भारत की सिक्योरिटी, भारत की सुरक्षा, भारत की इंटीग्रिटी, भारत की सोवरेनिटी, भारत की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए इन कानूनों का होना जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक एग्जांपल है पोटा। पोटा आप जानते ही, आपने नाम सुना होगा पोटा के बारे में। ये 2002 में बना था और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ये कानून भारत में बनाया गया था। पोटा इसका पूरा नाम था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा। उसके बाद में एक लॉ इंडिया में बड़ा विवादित था टाडा। टाडा भी टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए बनाया गया था। और आप बताइए कि अगर मान लीजिए कि कहीं जानकारी मिलती है कि कुछ टेररिस्ट किसी जगह पर बैठकर बॉम्ब बना रहे हैं या असलहों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे मामलों में अपराध वो लोग कर लें, उसके बाद गिरफ्तारी होगी तो उसका क्या मतलब रह जाएगा। ऐसे मामलों में उनको क्या करा जाएगा, उनको बिना अपराध किए गिरफ्तार कर लिया जाएगा ताकि वो अपराध ना कर पाएं। इसलिए इन कानूनों का होना, यानी कि भारत की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और भारत की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए निवारक निरोध अधिनियमों का होना जरूरी है। लेकिन यह है कि बैलेंस बनाया जाना चाहिए, ये ना हो कि बिल्कुल तराजू एक तरफ को झुक रहा हो, बैलेंस बनाया जाना चाहिए। अब देखिए, हम देखते हैं कि ये जो आपने देखा इसमें राइट्स कौन कौन से मिलते हैं, यानी कि जब कोई व्यक्ति इनके तहत गिरफ्तार होता है तो कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं उसको, और जब कोई व्यक्ति इसके तहत गिरफ्तार होता है देन व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू एक्यूज्ड पर्सन। नंबर 1 पहला राइट देखिएगा,
सबसे पहला अधिकार है गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। अगर आप चाहो तो तेजी से लिखना, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, राइट टू नो द रीजंस ऑफ अरेस्ट। गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, पहला पॉइंट बनेगा इसमें, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, यानी कि आप बताओ कि किस कारण से आपने हमें गिरफ्तार किया है, एंड दिस इज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 22। और इसको सीआरपीसी में भी कॉपी करा गया है, सीआरपीसी में भी लिखा गया है, कारण बताने होंगे। दूसरे नंबर पे, अपनी मनपसंद वकील से मामले को प्रस्तुत कराने का अधिकार। अपनी मनपसंद वकील से, जिससे आप चाहो अपने मामले को प्रस्तुत करवा सकते हो, मनपसंद वकील से मामले को प्रस्तुत कराने का अधिकार। मनपसंद वकील से मामले को प्रस्तुत कराने का अधिकार। तीसरे नंबर पे, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार। तो देयर आर 3 राइट्स अवेलेबल टू द अक्यूज्ड पर्सन इन केस ऑफ प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी कि व्हेन द पर्सन इज अरेस्टेड आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ क्राइम, यानी आफ्टर हैविंग बीन कमिटेड एन ऑफेंस, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड, देयर आर 3 राइट्स अवेलेबल टू द एक्यूज्ड पर्सन। नंबर 1 कि वो कारण क्या है जिस वजह से गिरफ्तार किया गया। दूसरे नंबर पे, मनपसंद वकील से मामले को प्रस्तुत कराने का अधिकार। और तीसरे नंबर पे, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार। ये राइट बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें काम आ सकती हैं। नेक्स्ट आता है कि इसमें कौन कौन से राइट, जब कोई व्यक्ति इनके तहत गिरफ्तार होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि पोटा, टाडा, रासुका, आपने नाम सुना होगा रासुका, जब कोई व्यक्ति इन कानूनों के तहत गिरफ्तार होगा तो उसके पास कौन कौन से राइट होंगे। सबसे पहला राइट होगा गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार जो यहाँ पर था वो यहाँ पर भी है, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। दूसरे नंबर पे, सलाहकारी बोर्ड का गठन किया जाएगा, एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकारी बोर्ड का गठन किया जाएगा और ये सलाहकारी बोर्ड बताएगा कि इस व्यक्ति को कितने दिन और कस्टडी में रखना है, अभिरक्षा में रखना है, यानी कितने दिन पर, 3 महीने में इसका गठन किया जाता है गिरफ्तारी के। यानी आप ये मानकर चलिए कि अगर कोई व्यक्ति निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार हुआ है तो वो 3 महीने तक तो जेल से बाहर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि 3 महीने की, जब 3 महीने समाप्त होंगे तो सलाहकारी बोर्ड का गठन होगा और इस सलाहकारी बोर्ड में हाई कोर्ट का जज होता है। सलाहकारी बोर्ड में वो बताएगा, वो एडवाइस करेगा कि क्या इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए या इस व्यक्ति को और अभी कस्टडी में रखा जाए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है अभ्यावेदन देने का अधिकार। अभ्यावेदन का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, यानी जल्दी से जल्दी अपनी प्रेजेंटेशन देने का अधिकार, अपने बारे में बताने का अधिकार, यानी कि एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके अभ्यावेदन देने का अधिकार। तो ये 3 राइट्स हमें कहाँ मिले हुए हैं, हमें निवारक निरोध अधिनियम के तहत मिले हुए हैं 3 राइट्स, ध्यान रखिएगा। और 3 राइट हमें कहाँ मिले हुए हैं, 3 राइट हमको मिले हुए हैं दंडात्मक निरोध के मामलों में। अब कुछ लिख लीजिएगा, जैसे ध्यान रखिएगा कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन, अब मैं इसी में बात कर रहा हूं, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून होते हैं, इन कानूनों को बनाने की कैपेबिलिटी केवल संसद के पास में है, दोनों के पास में है। तो इसमें लिख लीजिएगा कि दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों का मतलब केंद्र और राज्य, सेंटर भी बना सकती है लॉ, स्टेट भी लॉ बना सकती है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो आप सेंटर के कानूनों का आप नाम लिख सकते हैं, जैसे टाडा खत्म हो चुका है, हालांकि टाडा पोटा भी खत्म हो चुका है। उसके बाद में एक लॉ है यूएपीए, एक ये चल रहा है आज भी, ये आज भी चल रहा है। उसके बाद में एनएसए, एनएसए का मतलब रासुका, एनएसए का मतलब होता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून,
या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एक कानून 1971 में बना था, उसका नाम था मीसा वही कानून था जिसके तहत नेशनल, जब भारत में आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो जिसके तहत गिरफ्तारी की गई थी, तो वो मीसा कानून के तहत गिरफ्तारी की गई थी। और मीसा का पूरा नाम होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। ये मीसा भी कानून है। उसके बाद में और भी कोई कानून है? हाँ, और भी हैं। एक कानून है भारत में एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस का मतलब होता है नारकोटिक्स। उसके बाद में नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इसका नाम बड़ा कठिन है, आप खाली एनडीपीएस लिख लीजिएगा, नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट। और आप जानते भी हो, अगर किसी के पास चरस वगैरह पकड़ी जाती है एक लिमिटेड मात्रा से ज़्यादा, तो उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है, जानते ही होंगे आप इसके बारे में। उसके बाद में आपने सुना होगा मकोका, बहुत फेमस कानून है ये, मकोका। आपको अगर याद हो, कुछ समय पहले मुंबई में अंडरवर्ल्ड अपने चरम सीमा पे था, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब होता है संगठित अपराध, और संगठित अपराध का मतलब होता है कि कई लोग मिलकर अपराध को अंजाम देते हैं, उनके अपने अलग अलग गैंग्स बने होते हैं। तो महाराष्ट्र में कई सारे गैंग हुआ करते थे, और वो गैंग अपहरण, फिरौती, हत्या, इन सबके काम करते थे, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का भी काम करते थे। तो महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए, यानी कि संगठित अपराध को रोकने के लिए महाराष्ट्र की विधायिका ने इस कानून को बनाया था। और इस कानून के तहत पुलिस को इतनी पावर थी कि पुलिस सीधे गोली मार सकती थी। यानी कि अगर आपको याद भी हो तो बहुत सारी मूवीज के ऊपर बनी हुई हैं, तो उसमें मकोका कानून के तहत, और ये इतना कठोर कानून था कि इसमें अगर कोई आदमी फंसता था तो उसकी बेल, उसका बचना मुश्किल हो जाता था। तो ये मकोका स्टेट ने बनाया था, मकोका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करने के लिए बनाया गया था। इसी की तर्ज पे योगी की सरकार ने शायद 2017 या 18 में यूपी कोका बनाया, एक कानून भारत में यूपी में बना, उसका नाम था यूपी कोका। ये बिल्कुल महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पे बनाया गया था। और यूपी में संगठित अपराध, जैसे यूपी में आपने देखा होगा पूर्वांचल में आज भी संगठित अपराध होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, तो उस ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए यूपी कोका बनाया गया था। इसमें भी सीधा आपने देखा होगा, उसके बाद में पुलिस ने खूब एनकाउंटर किए, तो उनको पावर मिल रही थी यूपी कोका से। यूपी कोका पावर देता था पुलिस को एनकाउंटर करने की, इसी तरीके से मकोका को भी पावर मिल रही थी एनकाउंटर। तो ये जो दो कानून हैं, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो मामला होता है, जो निवारक निरोध कानूनों का जो मामला होता है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। कॉन्करेंट इसका मतलब होता है समवर्ती सूची। उसके ऊपर सेंटर भी लॉ बना सकती है और स्टेट भी लॉ बना सकती है, यानी कि निवारक निरोध अधिनियम के मामले में दोनों कानून बना सकते हैं। सेंटर के ये कानून है, इनमें से कई तो खत्म हो चुके हैं। आपने देखा होगा रासुका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और एनडीपीएस तो आप जानते ही हो, ये तो आज भी चल रही है। एक और कानून भारत में बना था 1950 में, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था AK गोपालन का, उसका नाम था निवारक निरोध अधिनियम 1950। उसके बाद में फिर एक कानून इंडिया में बना है, आज भी वो कानून है भारत में, कोफे पोसा। कोफे पोसा का मतलब होता है कि फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा की जो लोग स्मगलिंग करते हैं, वो उस कानून के तहत उनके ऊपर शिकंजा कसा जाता है। तो ये कई सारे निवारक निरोध अधिनियम है, और ये स्टेट के निवारक निरोध अधिनियम है, जैसे मकोका हो गया, यूपी कोका हो गया। तो याद रखिएगा, ये आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में है, ये आपका दंडात्मक निरोध के बारे में है। बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें अपराध होने के बाद गिरफ्तारी होती है, और इसमें अपराध होने से पहले भी गिरफ्तारी हो सकती है, बाद में तो होती ही है। तो ये आपका आर्टिकल 22 हो गया। अब आपकी तीसरी कैटेगरी आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार। बहुत छोटे छोटे दो आर्टिकल्स हैं इसमें। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, लिख लीजिएगा। आर्टिकल 23 और 24 दोनों को लिखिएगा, 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। देखिए आर्टिकल 23 में पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत छोटा है। आर्टिकल 23 में 3 चीजों को मना किया गया है, 3 चीजों का आचरण प्रैक्टिस मना की गई है। नंबर 1 लिख लीजिएगा साथ साथ, नंबर 1 बलात् श्रम, बलात् श्रम। उसके बाद लिखिएगा बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी। इसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स्ड लेबर। बलात् श्रम को कहते हैं फोर्स लेबर, फोर्स्ड लेबर, और बंधुआ मजदूरी को कहते हैं बॉन्डेड लेबर। और तीसरे नंबर पे आता है मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखिए आराम से सुनिएगा, बलात् श्रम का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर, और फोर्स लेबर का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति से काम करा रहे हो, उसका काम करने की इच्छा नहीं, यानी कि इच्छा के विरुद्ध काम करा रहे हो। पगार तो दे रहे होगे मगर इच्छा के विरुद्ध काम करा रहे हो, तो ये होगा आपका बलात् श्रम, यानी कि इच्छा के विरुद्ध काम कराना। बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है कि उसकी इच्छा है काम करने की, लेकिन उससे काम कराने के बदले आप उसको पगार नहीं दे रहे हो, आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो, रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे हो। तो बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है कि आप उससे काम कराने के बदले पैसे नहीं दे रहे हो, या जो दे रहे हो वो उतने सफिशिएंट नहीं है। और तीसरे नंबर पे आता है मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या क्या आएगा, जैसे मानव के ऑर्गन्स की बिक्री करना, खरीदना, ह्यूमन ऑर्गन्स की खरीदारी करना, बिक्री करना। उसके बाद में आएगा आपका किसी भी महिला को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ढकेलना, किसी भी बच्ची को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेलना और उसकी आय से जीवन यापन करना, उसकी आय से अपना खर्चा चलाना। तो ये भी किस में आएगा, मानव दुर्व्यापार में आएगा। उस सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द की जब व्याख्या करी थी तो कई सारी कुरीतियों को, कई सारी इल प्रैक्टिसेस को जो सोसाइटी में प्रिवेल करती थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर लाकर उनको खत्म करने का आदेश दिया था। तो मानव दुर्व्यापार का जो दायरा है ये काफ़ी ब्रॉडर है। इसमें हर तरीके की जो ऑर्गन्स की बिक्री, खरीदी बिक्री होती है वो आती है। इसमें जो लोग, आपने देखा होगा कि जो लोग प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में बिना इच्छा के जाते हैं, उनसे काम कराया जाता है, टॉर्चर, एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, और कभी कभी घर के ही लोग ऐसा करते हैं, तो उस केस में उनकी इनकम से अपना जीवन यापन करना, तो ये सब किस में आएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आएगा। तो ये 3 चीज़ों को मना किया गया है आर्टिकल 23 में। इसी आर्टिकल 23 में आगे कहा गया है, इसके लिए इसको बताया गया है कि अगर कोई इन तीनों की प्रैक्टिस करता पाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई है कि अगर कोई इन तीनों का आचरण करता पाया जाएगा तो वो दंडित करा जाएगा, विधि उसे दंडित करेगी, यानी कानून उसे दंड देगा। तो इसको लेकर 2 कानून भारत में है तो कई कानून, मेजर 2 कानून भारत में। एक कानून है, उसका नाम है अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम। अनैतिक लिख लीजिएगा कानून का नाम, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956। अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956। अनैतिक दुर्व्यापार रोकथाम अधिनियम इसका पूरा नाम है, अनैतिक दुर्व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। अगला कानून है बंधुआ मजदूर प्रणाली, लिख लीजिएगा हिंदी में बंधुआ मजदूर प्रणाली, बॉन्डेड लेबर सिस्टम प्रोहिबिशन एक्ट, बंधुआ मजदूर प्रणाली निषेध अधिनियम 1976। बंधुआ, इसका इंग्लिश में नाम है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976। बंधुआ मजदूर प्रणाली एबॉलिशन एक्ट 1976। ये 2 कानून भारत में बने हैं जो इस बंधुआ मजदूरी को, इस मानव दुर्व्यापार को और बलात् श्रम को रोकने का कार्य कर रहे हैं।
और इनमें पनिशमेंट भी बताई गई कि अगर कोई इनको प्रैक्टिस करता पाया जाएगा तो वो कानून से दंडित किया जाएगा। और कानून बनाने की शक्ति किसने दी? आर्टिकल 23 ने दी है लॉ बनाने की शक्ति। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बच्चों के लिए है। आर्टिकल 24 में कहा गया था जो बच्चे 14 वर्ष तक की आयु के हैं, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 24 में कहा गया था कि जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे हैं, इन 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों से 3 जगह काम नहीं कराया जाएगा। जो बच्चे 14 वर्ष की आयु के हैं, जो 14 ईयर्स ओल्ड हैं, उनसे 3 जगहों पर काम नहीं कराया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। नंबर 1, उनसे फैक्ट्रीज में काम नहीं कराया जाएगा, उनसे माइंस में काम नहीं कराया जाएगा। फैक्ट्री जानते ही हो आप, फैक्ट्रीज में काम नहीं कराया जाएगा। माइन का मतलब होता है खदानों में काम नहीं कराया जाएगा। और तीसरे नंबर पे हिंदी में बोलते हैं परिसंकटमय नियोजन। अगर आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर रहा है कि आर्टिकल 24 डिक्लेयर करता है कि जो 14 वर्ष के से कम के बच्चे हैं उनसे 3 जगहों पर काम नहीं कराया जाएगा। उनसे फैक्ट्रीज में काम नहीं कराया जाएगा, उनसे माइंस में काम नहीं कराया जाएगा और उनसे हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट यानी कि परिसंकटमय नियोजन में काम नहीं कराया जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अब देखिए, ये जो आर्टिकल 24 है, इट इज़ नॉट सेल्फ ऑपरेटिव। इसे लागू करने के लिए ये खुद से स्वयं लागू नहीं है, इसे लागू करने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा। और पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था 1986 में, 1986 में लॉ बनाया था। उस 1986 के जो लॉ था उसका नाम था, लिख लीजिएगा, चाइल्ड लेबर रेगुलेशन, चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1986। जो कानून बना था भारत में 1986 में, ये लॉ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉ है। इस लॉ का नाम है चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट। इसका हिंदी में क्या नाम है? बाल श्रम। इसका हिंदी में तेज से लिखिएगा, बाल श्रम। रेगुलेशन को कहा जाता है विनियम, रेगुलेशन को कहा जाता है विनियम। रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन को कहा जाता है निषेध। बाल श्रम, विनियम और निषेध अधिनियम 1986। इस कानून में बताया गया था कि अपराध कितनी सजा मिलेगी और बाकी सारी चीजें इसमें बताई गई थी। लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट हुआ 2016 में। उस संशोधन के माध्यम से इस कानून का नाम बदल दिया गया और इस कानून का नाम हो गया चाइल्ड, यहां पे देखिए ध्यान से, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर। चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर, पूरा नाम वही रहेगा, ध्यान से देखिएगा। एडोलसेंट को कहते हैं बाल, यहां पे हो जाएगा बाल श्रम, और किशोर, बाल एवं किशोर श्रम। इस कानून का नाम हो गया 2016 में बाल एवं किशोर श्रम। बाकी पूरा वही रहेगा, विनियम और निषेध अधिनियम 1986। इस कानून में कहा गया, बहुत आराम से सुनिएगा, इस कानून में कहा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चे कहीं भी काम नहीं करेंगे। इस कानून में कहा गया 14 वर्ष तक के बच्चे, अभी कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा था कि 14 वर्ष तक के बच्चे 3 जगह पर काम नहीं करेंगे, बाकी जगहों पर काम कर सकते हैं। लेकिन ये लॉ कहता है कि 14 वर्ष तक के बच्चे काम ही नहीं कर सकते, टोटल बैन। इसका मतलब क्या होगा? टोटल बैन ऑन चाइल्ड लेबर, टोटल बैन ऑन चाइल्ड लेबर।
मतलब चाइल्ड लेबर के ऊपर, बाल श्रम के ऊपर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। 14 वर्ष तक के बच्चे काम कर ही नहीं सकते, कहीं पर काम नहीं कर सकते सिवाय अपने फैमिली बिजनेस के। अगर उनका फैमिली बिजनेस है तो वो काम कर सकते हैं, उसमें भी उनको 5-6 घंटे पढ़ने का समय दिया जाएगा। और इस कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट में, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम होता है, जिलाधिकारी होता है, जो इस कानून को क्या करेगा, इस कानून को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कराने का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में होता है। तो 14 वर्ष तक के बच्चे कहीं काम नहीं कर पाएंगे। अब कहा गया कि जो 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं, 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को किशोर कहा जाता है। किशोर का मतलब होता है एडोलसेंट स्टेज होती है ये। 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उनके लिए कहा गया कि वो परिसंकट में नियोजन में काम नहीं कर पाएंगे, बाकी सब जगह काम कर सकते हैं। मतलब जो 14 से 18 वर्ष के बीच के बच्चे हैं वो हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर पाएंगे, बाकी हर जगह पर काम कर सकते हैं। और हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट सरकार जारी करती है कि इन प्रतिष्ठानों को, इन जगहों को क्या माना जाएगा, परिसंकट में नियोजन माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कांच का बिजनेस हो गया, उसके बाद में जहाँ पे परिसंकट में नियोजन का मतलब होता है कि जहाँ पे लाइफ को रिस्क होती है, जहाँ पे जीवन जाने का खतरा, जैसे पटाखे की फैक्ट्री हो गई, कांच का काम हो गया, केमिकल्स का काम हो गया, ऐसी जगहों पर उसको कहा जाता है परिसंकट में नियोजन। और परिसंकट में नियोजन की जो लिस्ट है हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट की, ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में भी दी हुई है। जब आप कभी भी कारखाना अधिनियम 1948 पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट किसे कहा जाएगा। तो कुल मिला के 14 से 18 वर्ष के बच्चे कहाँ पर काम नहीं कर सकते, परिसंकट में नियोजन में काम नहीं कर सकते, बाकी जगहों पर काम कर सकते हैं। और 18 वर्ष के ऊपर के बच्चे हर जगह काम कर सकते हैं। तो ये चेंज किया गया है इंडिया 2016 में लॉ में। उसके बाद में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 1996 में, उसका नाम था MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। MC मेहता ये सोशल एक्टिविस्ट हैं बहुत बड़े इंडिया के, वर्सेस तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य में वहाँ पर शिवपुरी करके एक जगह है, वहाँ पर बच्चों से कांच की फैक्ट्रियों में काम कराया जा रहा था, तो एक PIL डाली गई थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। उस जजमेंट में ये कहा गया था कि जितने भी लोग, जिन जिन के यहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, जिन जिन प्रतिष्ठानों में बच्चे काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक निधि, एक फंड बनाया जाएगा। उस फंड का नाम है चाइल्ड, लिख लीजिए साथ साथ, चाइल्ड लेबर। मैं ट्रांसलेट करता चल रहा हूँ। चाइल्ड लेबर का मतलब होता है बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास, कम का मतलब होता है सह, इस निधि का निर्माण किया गया। और हर इंस्टीट्यूशन में जो जहाँ पर भी बच्चे काम करते हैं वहाँ पर इस निधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम था चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन कम वेलफेयर फंड। इसका नाम है बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण कोष। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि 20,000 रुपये हर एम्प्लॉयर बच्चे के खाते में जमा करेगा, 20,000 रुपये जमा करेगा। और भी गाइडलाइंस थी इसमें, तो गाइडलाइंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक केस याद रखना है, MC मेहता बनाम तमिलनाडु स्टेट। और ये केस 1996 में आया था। दिस केस वॉज रिलेटेड टू आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 24 से संबंधित ये मामला था। तो ये आपका आर्टिकल 24 में जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपके साथ में डिस्कस करी। बहुत छोटा सा आर्टिकल है, 2 लाइन का। उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी, ये राइट्स की चौथी कैटेगरी है, लिख लीजिएगा, रिलीजियस फ्रीडम्स।